हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास +2 का जो चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका नेक्स्ट पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, उससे डिराइव किए गए जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे उसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस और उससे डिराइव किए जाने वाला जो एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में। और साथ ही साथ लास्ट में हम चर्चा करेंगे जीन इंटरेक्शंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मैं यहां लिख देता हूं पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाइहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था कि अगर एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए अगर कोई क्रॉस एक्सपेरिमेंट, क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंगल कैरेक्टर ट्रांसमिशन एट ए टाइम। ठीक है, एक टाइम पर सिर्फ एक कैरेक्टर ट्रांसमिशन को स्टडी किया जाता है तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो एट ए टाइम two characters, okay, two characters are studied for their inheritance pattern simultaneously. ठीक है, study of simultaneous inheritance of two characters at a time. ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन कैसे करेंगे? मैं लिख देता हूं, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्रॉस, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्रॉस carried out to determine the inheritance pattern of two characters simultaneously. ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल क्रॉस जो कंडक्ट किया जाता है टू डिटरमाइन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं किस तरीके से डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था उसके स्टेप्स याद होंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में, उन्होंने जो सबसे पहला स्टेप जो लिया था वो क्या था? सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स। ठीक है, प्योर लाइन पेरेंट्स को सिलेक्ट आउट करना है तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या लिख देता हूं? पेरेंट्स। ठीक है, अब चूंकि क्या है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो है नहीं। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो दो कैरेक्टर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और दो कैरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए हम वैसे तो कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में आई थिंक शेप ऑफ द सीड का कैरेक्टर लिया गया है एक, और एक लिया गया है कलर ऑफ द सीड कोट का। ठीक है, शेप ऑफ द सीड, उसके दो अल्टरनेट ट्रेट्स हो सकते हैं, राउंड हो सकता है सीड या रिंकल्ड हो सकता है, आइदर राउंड और रिंकल्ड। और दूसरा जो कैरेक्टर लिया गया है वो है कलर ऑफ द सीड कोट। तो दो तरह का ट्रेट वहां पर भी शो होने में आता है, येलो सीड कोट एंड ग्रीन सीड कोट। ठीक है, तो इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए हमें प्योर लाइन पेरेंट्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं राउंड एंड येलो सीड प्लांट। पी प्लांट्स ऐसे लिए जिसके अंदर राउंड और येलो कलर्ड सीड प्रेजेंट हैं, और दूसरा जो प्लांट लिया वो क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड प्लांट्स। ठीक है, दो तरह के प्लांट्स ले लिए और दोनों में उन्होंने दो जो ट्रेट्स थे, जो दो कैरेक्टर सिलेक्ट किए उसमें से एक शेप ऑफ द सीड जो कि राउंड है एक में, दूसरे में क्या है? रिंकल्ड है, और दूसरा कलर ऑफ द सीड जो कि एक में है येलो और दूसरे में क्या है? ग्रीन। ठीक है, सिंबलाइज अगर हम करना चाहें तो राउंड के लिए हम ले लेते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स के बेसिस पर कैपिटल आर
अब चूंकि ये पेयर्ड फॉर्म में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, और इसके रिस्पॉन्स में हम यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल आर, ये भी पेयर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, येलो सीड, तो येलो कलर के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल वाई, और इसके अल्टरनेट यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल वाई। तो हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास क्या आ गई, पेयर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब क्या हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो थर्ड लॉ फाइंड आउट किया था वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यानी कि यहाँ गैमीट फॉर्मेशन होगी अब, और गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, गैमीट्स। और जो गैमीट फॉर्मेशन है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, बिफोर देयर मूवमेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन द पेयर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टर्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन द पेयर्ड फॉर्म गेट सेपरेटेड, यानी कि यहाँ पर ये जो पेयर्ड फॉर्म है आर ये सेपरेट हो जाएगा, और वाई जो है वो भी सेपरेट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सेपरेट होंगे। तो आर यहां पर शो कर देता हूं मैं, और आर यहां पर शो कर देता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि अब एक फैक्टर, जो कि एक फैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इस पेयर में से जाएगा तो दूसरा इस पेयर में से भी जाएगा। ठीक है, यानी कि एक गैमीट के पास एक फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर ये होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं आर वाई, एक गैमीट ये हो गया, दूसरा आर वाई, दूसरा गैमीट ये हो गया। इसी तरह यहां पर भी स्मॉल आर सेपरेट आउट कर दिया हम लोगों ने, और गैमीट बन गए स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां क्या लिख दी, क्रॉस ब्रीडिंग हम लोगों ने करवा दी। इसमें क्रॉस ब्रीडिंग जब होगी, यानी कि हमने मान लेते हैं ये पेरेंट फादर प्लांट है, तो इसका पोलन ग्रेन लिया और इस प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हुई, वो पोलन जर्मिनेट करेगा, फर्टिलाइज करेगा उसमें प्रेजेंट ओव्यूल्स को। ठीक है, अब क्या हुआ, F1 जनरेशन, सीड सेटिंग होगी तो क्या हो गया, F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। और F1 जनरेशन में क्या होगा, गैमीट यहां से आ रहा और गैमीट एक यहां से आ रहा, यानी कि ये भी इधर से अपने फैक्टर प्रोवाइड करेगा, इधर से अपने फैक्टर प्रोवाइड करेगा। ऑर्गेनिज्म बन गया आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और इसके जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर थे वो मैं यहां लिख देता हूं क्या, राउंड एंड येलो सीड्स। तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, यहां पर दो पेरेंट्स प्रेजेंट थे, एक के पास राउंड एंड येलो सीड थे, दूसरे के पास रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड थे। जब दोनों में क्रॉसिंग हुई तो जो है F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने वो सारे के सारे क्या हैं, राउंड एंड येलो हैं। यानी कि जो राउंड और येलो ट्रेट्स हैं फॉर देयर कैरेक्टर, दे आर डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर्ड सीड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, F1 जनरेशन हो गई है, तो थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या करवाया था, सेल्फिंग करवाई थी। किनके अंदर, इन मेंबर्स ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, ऊपर वाले को रब कर देते हैं और F1 जनरेशन को ऊपर लिखेंगे सीधा। ठीक है, F1 जनरेशन के मेंबर्स में सेल्फिंग करवाई गई, और F1 में जब सेल्फिंग करवाई गई तो क्या रिजल्ट मिले, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं F1 जनरेशन, और सारे के सारे प्लांट किस तरह के थे, R कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा प्लांट सेल्फिंग के रिस्पेक्ट में हम यहां लिख देते हैं, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब इनमें सेल्फिंग होगी, लेकिन सेल्फिंग से पहले क्या बनवा लेते हैं हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिर अप्लाई होगा ना। तो गैमीट बनेंगे तो अब क्या है, ये पेयर सेपरेट होगा, कैपिटल R स्मॉल r सेपरेट हो गया। ठीक है, ये पेयर भी सेपरेट होगा, कैपिटल Y स्मॉल y। लेकिन ठीक है, ये जो कंडीशन है इसमें क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ हो गया, बट क्या है, रैंडम मूवमेंट हो रही है, तो कैपिटल R जो है वो स्मॉल y के साथ भी जा सकता है, और सिमिलरली स्मॉल r जो है वो कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में यहां पर चार तरह के गैमीट
प्रोड्यूस होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सिमिलरली यहां पर भी आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो हम लोगों के पास क्या अवेलेबल हो गए, ये चार गमीट यहां अवेलेबल हो गए, ये चार गमीट्स यहां अवेलेबल हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करवाने के लिए अब चूंकि यहां पर क्या नंबर ऑफ गमीट्स ज्यादा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा एफिशिएंट तरीके से वर्क करने के लिए क्या है, एक जेनेटिकल टूल जो था वो प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे बना करके दिखाता हूं आपको, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर देखिए यहां पर ऐसे बनेगा, हम लोग ऐसे इसको बना देते हैं, ऐसे एक दो एक दो, ये बना दिया। एक तरफ हम रखेंगे मेल के गैमेट्स को, दूसरी तरफ हम रखेंगे फीमेल के गैमेट्स को। तो इसके चार गैमेट क्या क्या थे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरफ इसके रख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कुछ नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ ये कंबाइन करते हुए रिजल्टेंट लिखने हैं। तो आर कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 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 आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ गड़बड़ ये, और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पुनेट स्क्वायर, हम लोगों को क्या अवेलेबल हो गया, हर जो ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रोड्यूस होगा उसकी जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट अवेलेबल होगी। तो ये जो मैकेनिज्म है भाई, ये स्क्वायर सा हम लोगों ने बनाया, इसको बोलते हैं हम पुनेट स्क्वायर। क्या नाम देते हैं, पुनेट स्क्वायर। ये मेंडल ने इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, ये जो टेक्निक थी ये आरसी पुनेट ने 1927 में प्रोवाइड की थी हम लोगों को। तो हमारे लिए ये वर्क इजी हो गया क्या, कि हम लोगों ने F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग करवाई तो क्या रिजल्टेंट आएगा वो पता लग गया। तो मेंडल ने क्या देखा, अब चूंकि हम लोगों ने तो ये बड़े आसानी से कर लिया, हमारे पास पुनेट स्क्वायर अवेलेबल था। ठीक है, हम लोगों ने जो गैमीट के टाइप थे वो निकाल लिए, लेकिन मेंडल को ऐसा देखने को नहीं मिला। मेंडल ने क्या देखा सिर्फ कि F1 में जो राउंड एंड येलो प्लांट्स को सेल्फ ब्रीड करवाया था, उनको अवेलेबल क्या हुए, 4 तरह के प्लांट्स अवेलेबल हो गए F2 जनरेशन में, इन द रेशियो ऑफ 9:3:1। 9 प्लांट्स जो राउंड और येलो थे, 1 प्लांट जो रिंकल्ड और ग्रीन था, लेकिन रेस्ट ऑफ द 3:3 प्लांट्स वर टोटली डिफरेंट। ठीक है, 3 प्लांट ऐसे थे जो राउंड के साथ ग्रीन कलर के थे, और 3 प्लांट ऐसे थे जो रिंकल्ड के साथ येलो कलर के थे। ठीक है, तो जो रेशो थी, मैं यहां पर ऊपर की तरफ लिख देता हूं, फिनोटिपिक रेशो ठीक है, फिनोटिपिक रेशो जो मेंडल को अवेलेबल हुई वो क्या थी, फिनोटिपिक रेशो
9 3 3 1, 9 जिसमें राउंड और येलो था, जिसका कॉम्बिनेशन क्या था कि एक कैपिटल आर प्रेजेंट होगा, एक कैपिटल वाई तो प्रेजेंट होगा ही होगा, बाकी जो दोनों फॉर्म हैं वो वेराई कर सकते हैं। 3 प्लांट ऐसे जिसमें आर स्मॉल और वाई वाई कंडीशन, ठीक है। 3 ऐसे जिसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई डैश, ठीक है। और एक ऐसा जो स्मॉल आर स्मॉल वाई कंफर्म, ठीक है। तो 9 जो राउंड एंड येलो थे, 3 जो राउंड और ग्रीन थे, 3 जो रिंकल्ड एंड येलो थे, और 1 जो रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब कौन कौन से थे वो देखिए, राउंड एंड येलो, 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 अगेन एंड अगेन। ये 9 इंडिविजुअल प्लांट्स ऐसे हैं जो राउंड और येलो है, ठीक है। इसके बाद ये और ये 3 प्लांट्स देखिए जिसमें आर कैपिटल है लेकिन वाई जो है वो स्मॉल है, यानी कि ये राउंड एंड ग्रीन है। तो 9 हो गए, 3 हो गए और बाकी बच गए ये और ये। आर स्मॉल है, वाई कैपिटल, ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट 3 रिंकल्ड विद येलो कलर, और ये बेचारा एक लास्ट में बच गया वो ये, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 की। और अगर जीनोटाइप को देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो जो आएगी इसकी, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस इज, लिख लेते हैं हम यहां, जीनोटाइपिक रेशियो मींस जीन कॉम्बिनेशन या फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन क्या आती है उसमें, तो 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ये रेशियो है जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। 121 242 121 की जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। टोटल इंडिविजुअल 16, 9, 3 12 and 3 15 and 16. Similarly 3 6 4 10 3 13 और 3 16, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 की और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1:2:4:2:1:1 की, ठीक है। ये मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो है, आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्रॉस के बाद मेंडल ने एक जनरलाइजेशन जो डेवलप की वो क्या थी कि यहां अगर हम रेशियो को ऑब्जर्व करें तो ये जो 6 इंडिविजुअल्स थे, 3 राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन एंड 3 रिंकल्ड एंड येलो, ये 6 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो पेरेंटल जनरेशंस में कहीं प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन में ना तो पेरेंटल जनरेशन में ना F1 जनरेशन में, ठीक है। लेकिन ये अपीयर हुए F2 जनरेशन में। क्यों अपीयर हुए, उस जनरलाइजेशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स मूव, दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ड्यूरिंग देयर मूवमेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, द फैक्टर्स responsible for 2 or more different characters during their movement do not influence each other, ठीक है। अगर इन्फ्लुएंस कर रहे होते कि अगर कैपिटल R को हमेशा कैपिटल Y के साथ ही जाना होता है या स्मॉल r को हमेशा स्मॉल y के साथ ही जाना होता, तो ये जो 6 इंडिविजुअल्स थे ये कभी डेवलप ही नहीं होते। इससे ये पता लगता है
कि जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ अगर जा रहा है तो कैपिटल स्मॉल वाई के साथ भी वो जा सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। मींस वन फैक्टर फॉर ए कैरेक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस एनी अदर फैक्टर ऑफ ए डिफरेंट कैरेक्टर ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। हम लिख लेते हैं यहां पर एक बार स्टेटमेंट उसकी नीचे लिख देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, according to this law, factors responsible for different characters do not influence each other during their inheritance or transmission। यानी कि ये जो हम लोगों ने लिखा था आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो फैक्टर्स हैं या आर जो है या स्मॉल आर जो है वो इनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो किसी के साथ भी मूव कर सकता है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। और हम लोगों ने बात की थी कि मेंडल की 4 जनरलाइजेशन थी, जिसमें से 2 जो है वो वेरिएबल प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अलावा जो 2 है उनका स्टेटस जो है वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लेवल पर रेज कर दिया गया है। उस 2 जनरलाइजेशंस को हम पढ़ चुके हैं। एक हम लोगों ने पीछे पढ़ी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मियोसिस की प्रेडिक्शन भी थी, और दूसरी जो जनरलाइजेशन जो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को रिप्रेजेंट करती है वो है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है, तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव होने वाला जो जनरलाइजेशन थी वो। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर हम चाहें तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से हायर क्रॉस भी परफॉर्म करवा सकते हैं, ट्राई हाइब्रिड है या टेट्रा हाइब्रिड है। ठीक है, बस होगा क्या, कॉम्प्लेक्सिटी जो है रिजल्ट ऑब्टेन करने में वो थोड़ा सा इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो हम 3 कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन को भी एक साथ पढ़ सकते हैं, 4 कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को भी एक साथ पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस की। इसलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस तक का ही हम लोगों को सिलेबस में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है क्या, जीन इंटरेक्शंस। ठीक है, जीन इंटरेक्शंस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले जीन इंटरेक्शंस। देखिए जीन क्या है, मेंडेलियन फैक्टर को ही हम जीन बोलते हैं। हालांकि ये जो टर्म थी जीन, ये 1909 में जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट ने कॉइन की थी। ठीक है, तो मेंडल जो थे वो उन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फिजिकल यूनिट्स थी उनको मेंडेलियन फैक्टर ही बोला करते थे या फैक्टर बोला करते थे। हम लोग उनको मेंडेलियन फैक्टर बोला करते थे। बाद में कहीं जाकर के उसको जीन टर्म प्रोवाइड की गई। इसलिए मेंडेलियन फैक्टर की जो इंटरेक्शन है वो भी आप बोल सकते हैं, समझने का तात्पर्य है। और या आज के टाइम में हम इसको बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। ये 2 तरह के हो सकते हैं, पहला इंट्राजेनिक और दूसरा इंटरजेनिक। पहला क्या है, इंट्राजेनिक और दूसरा इंटरजेनिक। ठीक है,
इंट्राजेनिक का मतलब एक ही जीन पेयर के बीच में, ठीक है, एक ही जीन पेयर के बीच में। यानी कि अगर हम बात करें कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है, समझ में आ रही बात, एक ही कैरेक्टर के लिए दो रिस्पॉन्सिबल एलील हैं, तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे इंट्राजेनिक, ठीक है। और अगर हम यहां पर लिख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अगर इस पेयर के किसी मेंबर और इस पेयर के किसी मेंबर के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है, ठीक है, when the gene belongs to different pairs, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इंटरजेनिक। दो अलग अलग जीन पेयर्स के मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरजेनिक, ठीक है। इसको आप इंटर एलिलिक भी बोल सकते हैं, इंटर एलिलिक, ठीक है। किसको, इंट्राजेनिक को, और इंटरजेनिक को आप बोल सकते हैं नॉन एलिलिक, ठीक है, नॉन एलिलिक। अब मैं यहां एग्जांपल लिख देता हूं, कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं। तो अगर आप इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं तो इसमें मेंडल के बाद जो डिस्कवरीज हुई, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये आ जाता है, को डोमिनेंस है, ये आ जाता है, मल्टीपल एलील्स हैं, ये आ जाते हैं। तो ये क्या है, इंट्राजेनिक या इंटर एलिलिक इंटरेक्शंस हैं। जबकि अगर आप इंटरजेनिक की बात करेंगे तो इंटरजेनिक में जैसे एपिस्टेसिस है या कंप्लीमेंट्री जीन है या डुप्लीकेट जीन्स हैं या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो ये इंटरजेनिक की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शंस के बारे में, और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन जो है वो हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये एक इंटर एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन में एक सिंगल जीन पेयर के जो दो एलिलिक मेंबर्स हैं उनकी इंटरेक्शन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, द डोमिनेंट एलील is not able to mask the expression of recessive allele completely. So an intermediate form or trait appears. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि एक कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट एलील्स जो हैं वो एक हेटेरोजाइगोट में प्रेजेंट है, तो जो डोमिनेंट एलील कंसीडर किया जा रहा है वो रिसेसिव एलील का जो एक्सप्रेशन होगा उसको कंप्लीटली सप्रेस या मास्क, उसके इफेक्ट को, एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब दबा नहीं पाएगा। यानी कि रिसेसिव एलील का जो एक्सप्रेशन है वो भी लिटिल बिट अपीयर होगा। एज ए रिजल्ट डोमिनेंट वाला अपना इफेक्ट शो तो कर रहा है लेकिन कंप्लीटली नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि रिसेसिव वाला कंप्लीटली
सप्रेस हुआ नहीं है, तो एक इंटरमीडिएट ट्रेट जो है वो अपीयर हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल हम यहां पर लिख देते हैं, जैसे मिराबिलिस जलापा प्लांट है, या एक और प्लांट के अंदर एंटीरेहिनियम बोलते हैं हम, या डॉग्स फ्लावर भी बोल देते हैं, ड्रैगन्स फ्लावर भी बोल देते हैं इसको, या एनिमल्स में इसका एग्जांपल एंडुलेजियन फॉल्स, मुर्गों की एक वैरायटी है एंडुलेजियन फॉल। इसके अंदर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फेनोमेनन है ये देखने को मिलता है। होता क्या है इसमें वो देखिए, हम लोगों ने बोला क्या कि दो डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हम मान लेते हैं पेरेंट्स हम लोगों ने ले लिए डिफरेंट ट्रेट्स को शो करने वाले। मिराबिलिस जलापा का एग्जांपल ले लेते हैं। एक डोमिनेंट ट्रेट के लिए प्योर लाइन ले लिया, डोमिनेंट ट्रेट फॉर फ्लावर कलर, तो रेड फ्लावर, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने प्योर लाइन हम लोगों ने बोला तो कैपिटल आर से। ठीक है, दूसरा जो प्लांट लिया गया वो है व्हाइट फ्लावर का, ये भी प्योर लाइन लेना है, क्योंकि इसको रिसेसिव कंसीडर कर रहे हैं तो प्योर लाइन ही लेना हमने यहां पर लिख दिया इसको प्योर लाइन स्मॉल आर की फॉर्म में। ठीक है, मेंडलियन कंसेप्ट को माने तो गैमीट्स बनेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, यहां पर गैमीट बना दिए। ठीक है, स्मॉल आर F1 जनरेशन बनेगी आफ्टर क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग शो की और यहां से कैपिटल आर आ गया, यहां से स्मॉल आर आ गया, ऑर्गेनिज्म हो गया ये। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर मेंडेलियन लॉज को फॉलो करें, मेंडल की जनरलाइजेशन के बेसिस पर हम माने तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल आर को अपना इफेक्ट शो करना चाहिए, फ्लावर का कलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन कंसेप्ट रेड। लेकिन हुआ क्या, ये जो कॉम्बिनेशन बनी हेटेरोजाइगस स्टेट में, जब ये दो एलील आए तो जो कलर था वो ना तो रेड रहा ना ही व्हाइट रहा, ये हो गया पिंक। ठीक है, तो जो कैपिटल आर था वो स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाया। एज ए रिजल्ट जो F1 जनरेशन बनी वो एक इंटरमीडिएट ट्रेट को शो करने लगी। ठीक है, अब लोग बोलेंगे जी ये तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का केस हो गया। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर फिर क्लियर कर देता हूं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में नहीं कंसीडर किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर हम इस पिंक में सेल्फिंग करवाते हैं, if these pink plants are allowed to self breed, then the F2 generation if the pink plants or the F1 generation plant are allowed to self fertilize or self breed or allowed to selfing, then in F2 generation we will get three type of plants, phenotypically as well as genotypically। कैसे? देखिए, अगर इसमें सेल्फिंग होगी तो यहां पर पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, जरा बड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, यहां पर हमने रख दिया जी ये कंडीशन, जीनोटाइप का पता लग जाएगा और साथ ही साथ फिनोटाइप को भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये लीजिए, एक तरफ रखा मेल, दूसरी तरफ हमने रख दिया फीमेल, तो गैमीट बनेंगे इसमें क्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर सेपरेट आउट हो जाएंगे। मेल के लिए यहां पर लिख दिए हमने दोनों गैमीट्स और फीमेल के लिए यहां पर लिख दिए हमने दोनों गैमीट्स। अब कॉम्बिनेशन देखिए, आर एंड आर, कैपिटल आर
फिर स्मॉल आर, और ये जो दोनों है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 4 इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डेवलप अगर हो तो उनमें से एक आर, 2 आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगी 1:2:1। ठीक है, जो कि मेंडल की जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटाइपिक रेशियो के सिमिलर है। लेकिन अगर आप फिनोटाइप भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लांट होगा ये विद रेड फ्लावर होगा, तो एक प्लांट रेड फ्लावर के साथ, ये जो प्लांट है ये एक प्लांट व्हाइट फ्लावर के साथ होगा, और ये जो 2 प्लांट हैं ये 2 प्लांट होंगे पिंक फ्लावर के साथ। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन के अंदर जो पिंक प्लांट्स यहां बने थे उनसे रेड और व्हाइट वापस जनरेट हो रहे हैं ऑन सेल्फिंग। अगर ये केस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का होता तो ये वापस से जनरेट नहीं होते, लेकिन F2 जनरेशन में ये फिर से बन रहे हैं। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट कंसीडर्ड एज फेनोमेनन शोइंग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल से सिमिलर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल में भी हम लोगों ने क्या देखा था, जीनोटाइपिक रेशियो थी 1:2:1, लेकिन वहां फेनोटाइपिक रेशियो जो थी वो था 3:1। यहां वो जो फेनोटाइपिक रेशियो है वो भी चेंज हो गई है, क्या 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो दोनों ही जो है वो क्या है 1:2:1। ये जो कंसेप्ट है ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। अच्छा, एग्जांपल ध्यान रखिएगा इसका। एग्जांपल मिराबिलिस जलापा एक, दूसरा एंटीरेहिनियम या डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन प्लांट भी बोल देते हैं हम, और तीसरा एंडुलेजियन फॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद। दूसरा है कोडोमिनेंस। दूसरा कंसेप्ट क्या है, कोडोमिनेंस। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, बी कोडोमिनेंस। ठीक है, अब कोडोमिनेंस का कंसेप्ट क्या है। कोडोमिनेंस का जो कंसेप्ट है उसमें एक कैरेक्टर के लिए जो 2 एलील्स प्रेजेंट हैं, जो 2 डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हैं, यानी कि डिफरेंट ट्रेट को शो करने वाले जो एलील्स हैं वो कोई भी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं करते। ठीक है, दोस 2 एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। ठीक है, दोनों के दोनों एलील जो होंगे वो इक्वली डोमिनेंट होंगे, एंड ईच एलील विल एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर। ठीक है, बोथ द, मैं यहां लिख देता हूं, बोथ द एलील्स फॉर ए कैरेक्टर आर इक्वली डोमिनेंट and both express their effect completely। अब कंडीशन को समझिए क्या है, एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील बताए और दोनों जो एलील है, हो सकता है 2 से ज्यादा हो, लेकिन दोनों जो एलील होंगे, वो जो 2 एलील प्रेजेंट होंगे वो इक्वली डोमिनेंट हैं। इक्वली डोमिनेंट एलील्स की अगर हम बात करेंगे तो कोडोमिनेंस का कंसेप्ट आता है, क्योंकि इक्वली डोमिनेंट है और वो दोनों कंबाइन करते हैं तो दोनों अपना इंपैक्ट शो करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। इसके एग्जांपल
कोट कलर इन केटल्स, कोट कलर इन केटल्स है। दूसरा सिकल सेल एनीमिया, ये एक कंडीशन है ह्यूमंस में मिलती है, ये भी कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। हम ABO ब्लड ग्रुप के एग्जांपल से सॉल्व आउट करेंगे इस कंडीशन को। 3 एग्जांपल हमने यहां पर लिख दिए हैं। कोट कलर इन कैटल्स, कोट कलर इन कैटल में व्हाइट और रेड कलर के जो कैटल्स हैं, अगर उनके बीच में क्रॉसिंग होती है तो दे विल गिव राइज टू रोन कलर कैटल्स, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन दोनों कोडोमिनेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा ABO ब्लड ग्रुप, आप लोगों ने +1 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो A और B ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलील्स होते हैं दे आर कोडोमिनेंट, एंड व्हेन दे कंबाइन, जब वो एक साथ आ जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो बोथ शो देयर इफेक्ट कंप्लीटली एंड द रिजल्टेंट ब्लड ग्रुप विल बिकम AB, ठीक है। तो ये जो AB ब्लड ग्रुप है इसको हम लोग यहां समझेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर वही लिखना है, सबसे पहले क्या, पेरेंट्स लिए और प्योर लेंगे हम, ठीक है। प्योर पेरेंट्स लेने हैं तो A ब्लड ग्रुप, और दूसरा है B ब्लड ग्रुप। अब प्योर लाइन रिप्रेजेंट करने हैं तो हम यहां पर लिख देते हैं IA, यहां पर लिख देते हैं IB, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करें तो सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमीट्स, लो जी बना देते हैं, IA सेपरेट, यहां पर इसी तरीके से IB सेपरेट हो गया, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस ब्रीडिंग, तो यहां हम लोगों ने लिख दिया क्रॉसिंग, और इसके बाद बनेगी F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन की कंडीशन में देखिए, अब IA यहां से आ रहा है, IB यहां से आ रहा है, इंडिविजुअल हो गया IB। अब इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि A जो है वो भी कंप्लीटली शो कर रहा है अपना इंपैक्ट, और B जो है वो भी कंप्लीटली शो कर रहा है, यानी कि बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, सो द ब्लड ग्रुप बिकम्स AB, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोग कितने ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, 4 ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O एंड ब्लड ग्रुप AB। तो ये जो AB है वो इससे, इस कंडीशन से जनरेट होगा। ये भी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको भी फर्दर आगे F2 जनरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं, अगर 2 इंडिविजुअल्स में 2 ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर मेटिंग होती है जिनका ब्लड ग्रुप AB है, तो क्या कंडीशन होगी, देखिए पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं वापस, ये लीजिए, यहां पर ये लीजिए, ये और ये, एक तरफ हमने लिख दिया IA IB, अगेन IA IB, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, ये देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, ये लीजिए जी, कॉम्बिनेशन बन गई, एक ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल, 2 AB और एक B ब्लड ग्रुप,
तो फिनोटाइप हो गया, एक का ए ब्लड ग्रुप, दो का ए बी ब्लड ग्रुप और एक का बी ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप भी देख लीजिए, एक आई ए, दो आई बी और एक आई बी। तो कोडोमिनेंस के केस में भी जो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो है वो दोनों सिमिलर रहती हैं, 1:2:1। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद कोडोमिनेंस। अब जो तीसरा कंसेप्ट है वो देखिए, तीसरा कंसेप्ट आता है मल्टीपल एलिलिज्म का। उसमें भी हम जो एग्जांपल लेना चाहें तो ये जो ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है ये मल्टीपल एलिलिज्म में भी आता है। अब देखिए अभी करेंगे इसमें, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सी मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म की क्या कंडीशन है? मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होगा, जनरली क्या होता है कि वाइल्ड ट्रेट जो होगा, कोई कैरेक्टर है उसका जो वाइल्ड ट्रेट होता है जनरली वो होता है डोमिनेंट। ठीक है, जनरली वाइल्ड ट्रेट इज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, वाइल्ड ट्रेट जो होता है यानी कि जो नेचुरली प्रेजेंट ट्रेट है वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या वाइल्ड प्लांट है या वाइल्ड वैरायटी ऑफ दैट सेम ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा वो जनरली डोमिनेंट होता है। एनी चेंज इन जीन for trait या for wild trait will give rise to a new trait। ठीक है, किसी तरह का कोई चेंज अगर आ जाता है उस जीन में, उस एलील में, ठीक है, मेनली उस जीन में, तो क्या होगा कि वो जो जीन है वो चेंज हो गया। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो जीन चेंज हुआ है उसकी वजह से एक नया ट्रेट अपीयर हो जाता है। अब ये जो नया ट्रेट होगा ये हो सकता है इस वाइल्ड ट्रेट से रिसेसिव हो। ठीक है, ये जो नया ट्रेट अपीयर हुआ है जनरली ये वाइल्ड ट्रेट से जो कि डोमिनेंट था उससे क्या होता है, रिसेसिव होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा रिसेसिव ही होगा, ये इससे हो सकता है कोडोमिनेंस शो कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है वो उससे कोडोमिनेंस शो कर रहा हो, यानी कि वो उसके इक्वली डोमिनेंट हो, या ये भी हो सकता है कि जो न्यू ट्रेट बना ये इससे डोमिनेट करता हो इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो वाइल्ड ट्रेट है जनरली उन्हीं के अंदर चेंज आने की वजह से नए ट्रेट्स अपीयर होते हैं, या जो जीन है वो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से एक नया ट्रेट अपीयर हुआ, तो उस नए ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मॉडिफाइड जीन होगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, एलील। ठीक है, और जो टर्म है वो क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म की कंडीशन क्या होगी, व्हेन मोर देन 2 alleles are present for a character in a population। इस चीज को यहां पर समझ रखिएगा, इस चीज की मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने बात की
लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर की, मान लेते हैं कैरेक्टर है हाइट ऑफ द प्लांट, तो उसके अंदर एक पेयर फैक्टर प्रेजेंट था ना, उस एक पेयर फैक्टर में हो सकता है दोनों कैपिटल टी हो सकता है दोनों स्मॉल टी हो सकता है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो। इसके अलावा तो कंडीशन नहीं ना, किसी में डब्ल्यू तो नहीं आ गया, किसी में टी स्टार तो नहीं आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन है। एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जब आप मल्टीपल एलिलिज्म की बात करते हैं तो वहां पर क्या कंडीशन है कि एक पॉपुलेशन के अंदर, एक गिवन पॉपुलेशन में एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलील्स का प्रेजेंट होना, मोर देन 2 एलील्स फॉर ए सिंगल कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ए गिवन पॉपुलेशन, और इन ए प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन जहां पर भी प्रेजेंट है उस पॉपुलेशन में अगर एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां पर। फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं जी, अभी फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो जीन्स फॉर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनब्रीडिंग को रोकने के लिए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का एक फेनोमेनन जो है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं वो मल्टीपल एलिलिज्म शो करते हैं, 6 अलग अलग तरह के एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर एग्जांपल लिखते हैं हम ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। कैसे, फिर देख लें। वैसे +1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। देखिए ब्लड ग्रुप ए, सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप पता कैसे लगते हैं, कैसे आप बोलते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है या ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप जो है इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ a surface antigen on RBC's plasma membrane, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए है या बी है या ओ है या ए बी है, वो पता कैसे लगता है, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट होगा जो डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप किस तरह का है, ठीक है। तो अब जो एंटीजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जी क्रोमोसोम नंबर 9 पर, ठीक है। और कितनी तरह के हैं, IA is for A एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसकी आरबीसी के ऊपर, उसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, और ये जो ए एंटीजन है ये IA एलील से कोड होता है। फिर दूसरा एंटीजन बी एंटीजन, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब उसकी आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है। एक तीसरा एलील है IO, ये रिसेसिव है। IO एलील अगर प्रेजेंट होगा तो ये कोई एंटीजन फॉर्म नहीं करवाता, तो मैं यहां लिख देता हूं नो एंटीजन, ठीक है। ये 3 कंडीशन होते हैं। अब
पीछे हम लोगों ने कोडोमिनेंस में क्या पढ़ा था, IA एंड IB दे आर कोडोमिनेंट। ये क्या है, ये कोडोमिनेंट है, बट बोथ ऑफ दीज आर डोमिनेंट टू IO। लेकिन ये जो दोनों हैं IA एलील और IB एलील, ये दोनों डोमिनेंट हैं किससे, IO से। ठीक है, तो कैरेक्टर हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक है, और उसमें प्रेजेंट हैं 3 एलील्स, ठीक है, जो कोड करते हैं 4 ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमंस में वो 4 तरह के हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहां पर ब्लड ग्रुप्स, यहां पर इस तरफ लिख देंगे हम जीनोटाइप्स। तो ब्लड ग्रुप ए, अब ब्लड ग्रुप ए कब होगा, या तो ये होमोजाइगस स्टेट में हो, IA IA, या फिर ये जो डोमिनेंट है वो IO के साथ हेटेरोजाइगस स्टेट में हो, IA IO। सिमिलरली बी IB और IB IO। तीसरा AB, एक ही जीनोटाइप IA IB, और फिर ब्लड ग्रुप O, इस केस में IO IO। ये कंडीशंस होती हैं। अब ओवरऑल में क्या देखेंगे, IA एक एंटीजन, एक एलील, IB दूसरा एलील और IO तीसरा एलील। तो 3 एलील प्रेजेंट हैं किसी गिवन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर फॉर डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 3 पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी दो इंडिविजुअल ह्यूमन में प्रेजेंट होंगे। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, तो मेरा जो ब्लड ग्रुप होगा उसको डिसाइड करने के लिए इन 3 में से कोई 2 जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों मेरे अंदर प्रेजेंट हैं, कोई 2 एलील मेरे अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये जीन इंटरेक्शन का तीसरा कंसेप्ट है, मल्टीपल एलीलिज्म, व्हेन फॉर वन कैरेक्टर मोर देन 2 एलील्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट थे ये क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए अपने डाउट्स और सजेशंस। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।